नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज नेटवर्क। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत जी। एक ऐसा वक्त है जहां पर अभी विपक्ष और सरकार के बीच में ठनी हुई है मणिपुर के मुद्दे को लेकर, बहुत और मुद्दों को लेकर के, पर क्या संसद चलेगी? सर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी, आज प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि इंडिया तो खैर इंडियन मुजाहिदीन में भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी था। प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री है। इस देश में संसदीय लोकतंत्र है। इस देश में अपोजिशन को हमेशा एक महत्व मिला है, प्रतिष्ठा मिली है। ब्रिटिश जमाने में भी जो हमारे विरुद्ध है उनकी बात सुनी जाती थी, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, कोई भी हो, बात सुनी जाती है उनकी। उनको किसी ने इस प्रकार से निर्वस्तना नहीं की थी। जब देश स्वतंत्र हुआ तो पंडित नेहरू के ज़माने से अब तक इस प्रकार की बात अपोजिशन के बारे में किसी ने नहीं की। हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह की डेमोक्रेसी हम इस देश में चलाते हैं उसमें हमेशा अपोजिशन को, अटल बिहारी वाजपेयी को अगर हम कहते हम उनके साथ रहे, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते तो हमें कभी अच्छा नहीं लगता। इस देश में बड़े बड़े अपोजिशन के नेता हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब जो है, मुझे मालूम नहीं उनके एडवाइज़र कौन आजकल है कि जो ये सब उनको बताते कि आप ये बोलिए, इंडियन मुजाहिदीन बोलिए। ये जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोग कभी एनडीए में भी थे आपके साथ। हम है, डीएम के है, एआईडीएम के है, और बहुत से लोग हो सकते हैं आपके साथ। तो प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। उनका ये कहना है कि वो ये पॉइंट बना रहे थे कि आप चाहे नाम कुछ भी रख लीजिए, अब आप इंडिया रख करके अगर ये सोच रहे हैं कि आप पूरा इंडिया बन गए, यानी कि देश इंडिया बन गए, ये तो सिर्फ नाम रखने की बात है। ऐसा किसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कोई इंडिया तो थे नहीं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने सबने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाया है। जब ये लड़ाई हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो लड़ाई हुई ब्रिटिशों के साथ, तो कहाँ थी? कुछ होगा, एविडेंस तो बता दीजिए। लेकिन हमें नहीं गए थे, वो देश की लड़ाई थी। देश के सभी नागरिक उसमें शामिल थे। कांग्रेस सबसे आगे थी, लेकिन हमारी लड़ाई एक जमाने में कांग्रेस के साथ भी हो गई है। हम शिवसेना वाले जो है, जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हम कांग्रेस के साथ भी लड़ाई की है। लेकिन कांग्रेस ने कभी हमको देशद्रोही या टेररिस्ट नहीं कहा था। ठीक है, हम हमारा डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। मोदी जी या उनके साथी जो है वो एक नई डेमोक्रेसी अपने हिसाब से देश में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है देश बहुत बड़ा है, छोटा देश नहीं है। 140 करोड़ वाला देश है, उसमें इतनी विचारधारा है, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है। वो अपने अपने विचार से अगर कोई एक साथ आते हैं और आपके सामने एक चैलेंज खड़ा करता है तो आप उनकी बात सुननी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि हमारी लड़ाई मोदी जी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अमित शाह साहब के खिलाफ है। हम हमारी विचारधारा लेकर आगे जाएंगे। जनता तय करेगी किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। देश की डेमोक्रेसी है ना, तो देश की जनता पर छोड़ दीजिए। आप अगर बात कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, ऑपोजिशन को एंगेज करना चाहिए, सरकार यही कह रही है इस वक्त संसद के अंदर कि आप आकर के डिबेट कर लीजिए, पर लगातार जिस तरीके से ये शायद पिछले 3 साल में शायद ही कोई सेशन हो जो कि पूरा चल पाए, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रप्शंस होते हैं। अब मणिपुर के मुद्दे को लेकर के भी सरकार कह रही है कि सेंसिटिव है, सच्चाई सामने आनी चाहिए, पर चर्चा हो नहीं रही है। देखिए, सच्चाई तो सामने आई है। कोई सच्चाई आज के नए युग में, डिजिटल युग में सच्चाई तो कभी छुपती नहीं। सब कुछ सामने आया है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश करे, चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई बात छुपती है क्या? नहीं। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, कोई बात अब जनता से छुपती नहीं, सब कुछ सामने आ जाता है। तो जो बात सामने आनी थी आ गई है, और भी बातें आ जाएगी। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये मोदी जी या अमित शाह जी या और कोई डिबेट की बात है। पार्लियामेंट डिबेट के लिए होता है, और प्रधानमंत्री अगर 2-5 मिनट के लिए पार्लियामेंट में आकर अपनी बात रखते तो पहले दिन से ही ये पूरे दोनों सदन में कामकाज चला होता। मुझे नहीं लगता कि बार बार प्रधानमंत्री जी क्यों अवॉइड करते हैं सदन में आने से। इतने बड़े नेता है, वो यूनाइटेड स्टेट के पार्लियामेंट में जाकर भाषण देते हैं,
और भी देशों में जब विदेश यात्रा में चले जाते हैं तो वहाँ के हाउस में जाकर भाषण देते हैं, हम सुनते हैं सब, अच्छी बात है, हमारा सम्मान है देश का। लेकिन हमारे सदन में, जिस सदन में आपको प्रधानमंत्री चुना है और जिस सदन के आप नेता है, जिस पार्लियामेंट में आपने एक नई पार्लियामेंट बनाई है, इसलिए बनाई है कि आप डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते हो। तो अगर हम सब लोग चाहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी चाहते हैं, सभी पार्टी चाहते हैं, उनके लोग भी चाहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री ने आकर एक निवेदन करना चाहिए, छोटी सी बात है, उसमें अहंकार या ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। इस पूरे विषय पर उन्होंने अपनी बात आगे रख दी है। जहां तक कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से चर्चा नहीं होने दी जा रही है क्योंकि सबका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। आप तो खुद बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। 2017 के पहले मणिपुर में जो ब्लॉकेड हुए हैं, मणिपुर में जो इंसर्जेंसी रही है, मणिपुर में लगातार जो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वो तो किसी से छुपा नहीं है। आज गवर्नमेंट का कहना है कि आप इस एक एपिसोड पर फोकस करके उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं क्योंकि खुद का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, इंडिया का, टीम इंडिया का। देखिए, इसमें टीम इंडिया की कोई बात नहीं है। नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी वहां पे और कांग्रेस तो अगुवाई कर रही है टीम इंडिया। अगर उनके पास कोई क्या कच्चा चिट्ठा है तो खोल दीजिए, चर्चा करने आई है, खोल देंगे। खोल दीजिए ना। हमने ये कहा कि आप ये मत खोलो, चर्चा में सब कुछ। देखिए, अभी हम लोग जब मणिपुर की चर्चा आवाज उठाते हैं तो सामने से राजस्थान छत्तीसगढ़ करते हैं, ये ठीक नहीं है। बात मणिपुर पर है। मणिपुर के बारे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उनके साथी हो या हम हो, ये देश के बारे में हम चर्चा करते हैं। देश का एक हिस्सा है जो जल रहा है, जो बॉर्डर स्टेट है नॉर्थ में, और बहुत सेंसिटिव स्टेट है पहले से, जम्मू कश्मीर से भी सेंसिटिव है, मैं मानता हूँ। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी है। बीजेपी के साथ या उनके जो एनडीए के जो ग्रुप है उनके साथ हम जो अपोजिट टेबल पर बैठते हैं, देश बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ताधारी की नहीं होती, हमारी भी है, हम मानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये राजनीति का विषय है मणिपुर, तो ठीक है, राजनीति करिए, पर संवेदनशील मुद्दा है, कोई तो इससे रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि जितना राजनीति इसमें आएगी उतना ही वहां पर मामला बिगड़ेगा। क्या आपको लगता है कि मणिपुर का मुद्दा जो है ओवरशैडो हो रहा है अभी दिखाने के लिए कि भाई कौन ज्यादा भारी पड़ रहा है, सरकार ज्यादा भारी पड़ रही है या टीम इंडिया ज्यादा भारी पड़ रही है? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहती है ऐसे मामले में। आप सरकार चला रहे हो, अपोजिशन होता है, वो तो ये मुद्दे उठाएगी, ये सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगी। जो रूल बुक होता है, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, पार्लियामेंट हो, वो बार बार उठाकर 264 दिखाएगी, 176 दिखाएगी। सामने से आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, आपका टेम्परामेंट क्या है, उसके ऊपर सदन चलता है। देखो, ये जो 1 मिनट का काम होता है हवा निकालने का, हमने देखा है बड़े बड़े लोग, चाहे सरकार कांग्रेस की भी थी, हमने देखी है, और सरकार यूपी की थी, एनडीए की थी, कौन नेता कहाँ बैठा और किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, उसके ऊपर इशू की हवा निकल जाती है। हमने सबको देखा है। लेकिन आज ये थोड़ी कमजोरी मुझे दिखती है, हमेशा मैं जब देखता हूँ तो मुझे कमजोर लगता है। जब आप मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं संसद में, अब क्योंकि हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, आपने कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है और ये पहला सेशन है आपका, जब आपका टीम इंडिया का नाम पड़ा उसके बाद ये पहला सेशन है जब आप लोग सब साथ में कर रहे हैं। क्या आपको मुश्किल नहीं लगता है अगर पलट करके आपसे पूछा जाए कि इस गठबंधन में आप बैठे हैं कांग्रेस के साथ, उनके कुछ आंकड़े जो ये हैं, जब 2010 और 2017 के बीच में मणिपुर में लगातार ब्लॉकेड होते थे, वहां पर ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि अस्पताल में दवाइयां खत्म हो जाती थी, घरों में सिलेंडर नहीं होते थे, पीने को पानी नहीं होता था, तो पलट के लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आज आप मणिपुर की व्यथा कथा सुना रहे हैं, बट उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार वही पार्टी है जिसके साथ आज आप संसद में बैठे हुए हैं। देखिए, मणिपुर का मुद्दा आज का नहीं है। जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब डिफेंस मिनिस्टर थे तब उनका भाषण सुनिए। जॉर्ज साहब ने उस वक्त चेतावनी दी थी, हम बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, हम कश्मीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम कश्मीर के ऊपर राजनीति करते हैं। जब
मणिपुर जैसे राज्य में ये चिंगारी भड़क जाएगी, तब हमको पता चलेगा हमने कितना नेग्लिजेंस किया है ये पूरे एरिया में। और आज यही हो रहा है। मणिपुर सब पर भारी हो रहा है। वहाँ आर्मी है, वहाँ सुरक्षा बल है हजारों की तादाद में, वहाँ एक सरकार है चुनी हुई, यहाँ केंद्र सरकार है, फिर भी हम मणिपुर की आग शांत नहीं कर पा रहे हैं। ये सच्चाई है। इसलिए मैं हमेशा मुझे याद है राजनाथ सिंह साहब ने भी ये कहा था मणिपुर के बारे में पहले कि ये जो हमारे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आपने जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात करी, उन्होंने जिस चिंगारी की बात की थी, तो वो चिंगारी किसने भड़काई मणिपुर में, जिसकी वजह से अब चीजें यहां तक पहुंची? देखिए, वो भड़काई, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी कम हो जाएगा। हम 9 साल से सरकार चला रहे हैं ना। पर आप मानते हैं कि उस वक्त मिसमैनेजमेंट हुआ था, जिसकी बात कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब? क्यों नहीं, हर डिफेंस मिनिस्टर ने मणिपुर की बात की है। हर, लेकिन हमारा हमेशा ध्यान कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के साथ पाकिस्तान जुड़ा होता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक जो मुद्दा लेकर हम राजनीति करते आए हैं। हिंदू मुसलमान वहाँ किया जाता है हमेशा। वो हमको राजनीतिक फायदे के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मणिपुर के साथ जोड़ने से राजनीति नहीं होती ज़्यादा। वो बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, वो अपने आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं मणिपुर के लोग। सबसे पहले वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? इतना हिंसा हो रही है, सरकार फेल है। वहाँ भी एक राज्यपाल है, राज्यपाल ने क्या रिपोर्ट भेजा है केंद्र को, किसी को पता है? अगर किसी बिगर भाजपा शासित राज्य में हो जाता तो अभी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा होता। मणिपुर में आप पहले वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, केंद्र शासन लगा दीजिए और किसी को वहाँ बिठाइए, एक कोई रिटायर्ड आर्मी जनरल को, उनको बोलिए या शांत करिए। ये आप वहाँ के राजनेताओं का काम नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं। वहाँ के एमएलए, वहाँ के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है सड़क पर। तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? लोग किसी की बात नहीं सुन रही है। तो एक तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में वो राज्य देना चाहिए जिसने नॉर्थ ईस्ट में आर्मी के माध्यम से काम किया है। इसके बाद ये पार्लियामेंट सेशन आपकी जो ऑपोजिशन यूनिटी है उसका, जिसको कहते हैं, एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। अगली उसकी जो मीटिंग होगी वो आपके बैकयार्ड में है, मुंबई में, आपके शहर में है। बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी दूसरी ही मीटिंग में अपना नाम फिक्स कर लेंगे। अगली मीटिंग में क्या सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा? देखिए, इस सीट शेयरिंग का मुद्दा तो बेंगलुरु की मीटिंग में भी आया था, लेकिन हमने कहा कि हम मुंबई में भी मीटिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ लोगों को काम बचना चाहिए ना। इतने लोग आएंगे तो क्या सिर्फ डिनर और लंच करके जाएंगे? नहीं, तो कुछ जो हमने एजेंडा बनाया था तो उसमें से हमने जो इम्पोर्टेंट रहा कि हमारे संगठन का नाम क्या हो, उसके ऊपर एक मत हो गया है। अब हम जब मुंबई में पहुंचेंगे, शायद अगस्त के आखिरी हफ्ते में शायद हो सकता है मुंबई में, और शिवसेना होस्ट करेंगी ये मीटिंग। हम उद्धव ठाकरे साहब होस्ट करेंगे। तो जरूर ये 2-3 मुद्दे हैं। एक तो सीट शेयरिंग वाला मुद्दा भी चर्चा में आएगा और दूसरा होगा कि कन्वीनर कोऑर्डिनेटर कौन होगा। उस जैसे हम काम किया है एनडीए में तो हमें मालूम है उसकी ज़रूरत बहुत होती है। जैसे हमारे ज़माने में जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे और बहुत ही अच्छे कन्वीनर थे। एनडीए जो उस वक्त रही बची बढ़ गई, उसका कारण थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। उनका जो रिश्ता हमेशा सबके साथ रहा है, उसकी वजह से हम मिलते थे, बैठते थे, चर्चा करते थे। तो ऐसी कोई व्यक्ति को हमको ढूंढना पड़ेगा जो सबको संभाल कर ये संगठन को आगे लेके जाए। कौन होगा वो व्यक्ति? अभी देखो 26 पार्टी एक साथ बैठकर ही तय करना पड़ेगा। हम किसी का एक का नाम ले तो दूसरा नाराज होता है, तीसरा नाराज होता है। किसी का नाम उठा था बेंगलुरु में? हाँ, नाम तो चर्चा में आते हैं, लेकिन सबकी मान्यता लेनी पड़ेगी ना। वहाँ डेमोक्रेसी है। कई लोग कह रहे सबसे वरिष्ठ नीतीश जी हैं या शरद पवार हैं। पवार साहब बहुत वरिष्ठ है। पवार साहब को इस प्रकार की गठबंधन चलाने का अनुभव भी ज़्यादा है। बाद में नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की है, ये सब एक साथ बैठना है, लाना है। ये जरूर पटना में ये शुरुआत हो गई। तो नीतीश कुमार जी सबके प्रिय आदरणीय, तो चर्चा करेंगे हम।
कांग्रेस का रोल महत्वपूर्ण होगा, बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी मीटिंग को आते हैं, खड़गे साहब मीटिंग को आते हैं, राहुल गांधी जी मीटिंग को आते हैं, दोनों मीटिंग को आए हैं, सोनिया जी भी आई थी बेंगलुरु में। तो एक साथ बैठकर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तय किया है। तो ये होगा कि जो कन्वीनर होगा वही प्रधानमंत्री का चेहरा भी होगा? नहीं। क्यों? क्यों ऐसा होना? जॉर्ज फर्नांडिस प्रधानमंत्री बने थे क्या? तो प्रधानमंत्री शरद यादव भी थे कन्वीनर, तो प्रधानमंत्री बने थे क्या? कन्वीनर का काम अलग होता है। तो यानी कि नीतीश जी अगर कन्वीनर बन जाएंगे यानी कि उनका पीएम से पत्ता कट गया? ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री की बात तो आगे की है। अभी पहला संगठन बनाओ, चुनाव में जाओ, कार्यक्रम बनाओ, लोगों के सामने जाइए, मुद्दे रखिए, देश भर में घूमिए, हम एक साथ क्यों आए हैं ये लोगों को बताइए। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बहुत ही दिलचस्प वक्त है ये देश की राजनीति में। उम्मीद यही है कि चर्चा सदन में हो, देयर मे बी अ स्लाइट ट्रस्ट गैप बिटवीन द वेरियस पार्टीज, पर सदन चलती रहनी चाहिए, देश के मुद्दे सदन के सामने और देश के सामने आते रहने चाहिए। संजय राउत साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।